तो हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई फिर से हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं। सीबीएसई ने जो हम लोगों के लिए एक काम बढ़ा दिया है, आज हम लोग उस काम को पूरा करेंगे और वो काम है सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया गया एंटीबायोटिक्स। काम क्या है? सप्लीमेंट्री में दिया गया एंटीबायोटिक्स, उसको हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके आज ख़त्म कर देना है ना। अब देखिए, एक जो चीज़ है सप्लीमेंट्री मटेरियल वाला, ये तो आएगा आपके, एक सेकेंड, कलर अच्छा सा बॉल पॉइंट का कलर इसका। हाँ देखें, हाँ देखें ध्यान से। ये जो आएगा ये आपके सीबीएसई में आएगा। किस में आएगा? सीबीएसई के जो बच्चे हैं जो बोर्ड देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उसको थोड़ा सा देख लें, 10-15 मिनट की वीडियो बैठेगी, इसको आराम से 2x पे देख लेना। थोड़ी सी ज़्यादा अमीर हो तो 3x या 4x पे भी देख सकते हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल वाला कंटेंट है, और सप्लीमेंट्री मटेरियल जो सीबीएसई ने दिया हुआ है जो रिवाइज्ड वाला है उसका कंटेंट है, उसको हम लोगों को ये चीज़ पढ़ना है। तो चालू करते हैं। देखो, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पता है कि जो एंटीबायोटिक्स होता है, कि जैसे ये आप हैं, आपने क्या कर लिया कि आपके बॉडी के अंदर कोई एक बैक्टीरिया चला गया, तो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपने एक एंटीबायोटिक कंज्यूम की। ठीक है, एंटीबायोटिक, इसी को ही ये जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है एंटी बैक्टीरियल कह रहा है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एंटीबायोटिक्स में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंटी फंगल भी आता है, एंटी हेलमेंट्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटी बैक्टीरियल। तो ये जो एंटीबायोटिक ड्रग है ना, ये जो एंटीबायोटिक ड्रग है, ये एंटीबायोटिक ड्रग आपके बॉडी के अंदर जाएगी और ये बॉडी के अंदर जाने के बाद उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी। अच्छा, अब इस ड्रग को कैसे पता चला कि कौन सा सेल बैक्टीरिया का है और कौन सा सेल ह्यूमंस का है? इसको याद रखिएगा, ड्यू टू फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। किसके वजह से पता चला? ड्यू टू फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। क्या मतलब होता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंस का? जैसे अब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, आपके पास सेल वॉल नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर हम एक ऐसा केमिकल बना रहे हैं जो सेल वॉल को ख़त्म करेगा, तो आपके बॉडी पे असर करेगा नहीं। तभी हम इसको कहते हैं एंटीबायोटिक। और ये जो बायोटिक है, ये बायोटिक टर्म इज़ कोरिलेटेड विथ द लाइफ ऑफ पैथोजन, इज कोरिलेटेड विद द लाइफ ऑफ पैथोजन एंड नॉट विद द लाइफ ऑफ होस्ट। होस्ट के पर्सपेक्टिव से हम इसको प्रो लाइफ कहते हैं। यही एंटीबायोटिक जो है ना, इसी को हम फिर कहते हैं प्रो लाइफ। प्रो लाइफ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है। अब ये क्या करता है ना, ये या तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है ना, जो बैक्टीरिया पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर है, या तो ये इसको किल कर देता है, या तो इसको रिटार्ड कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो जो किल कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइडल। ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम लोग कहते हैं साइडल। और जो बैक्टीरिया को ज़िंदा रखता है लेकिन उसको अवॉइड करता है कि अब भाई अब आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस यहीं रुक गए, इससे ज़्यादा आपको रिप्रोडक्शन के अलाउंस नहीं है, तो इस तरीके के जो हम लोग एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक एंटीबायोटिक। यानी कि अगर कोई एंटीबायोटिक है और वो किल कर दे रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे साइडल। और अगर वो बैक्टीरिया तो जिंदा है लेकिन वो बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा, उसकी ग्रोथ को रोक दिया गया है, तो हम लोग उसको कहेंगे स्टैटिक। साइडल वाले ज़्यादातर जो काम करते हैं वो सेल वॉल की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, है ना। और जो स्टैटिक वाले हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो सेंट्रल डोगमा है, उसका क्या नाम है, बैक्टीरिया का, या तो रेप्लिकेशन का कुछ आप हरा भला गड़बड़ा दीजिए, या तो आप ट्रांसक्रिप्शन में नौटंकी कर दीजिए, या तो फिर आप ट्रांसलेशन में काम तमाम कर दीजिए। इसी में ही होता है। पहला जो नेचुरल एंटीबायोटिक हम लोगों को मिला ना, इसको याद रखना, पहला जो नेचुरल एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। मेरा दिल कह रहा है ना कि एक सवाल ये नेचुरल एंटीबायोटिक वाला उठा करके देगा कहीं ना कहीं से। तो ये है पेनिसिलिन, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। नोबेल प्राइज़ भी मिला था चेन फ्लोरे के साथ इनको, 1928 में इन्होंने ये सारा काम किया हुआ था। ठीक है, तो एंटी का मीन से अगेंस्ट है, बायो का मतलब लाइफ है, ये भी हम लोगों को पता है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन, क्विनोलोन्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया। आगे समझते हैं जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो, जुडिशियस का क्या मतलब होता है? जुडिशियस का मतलब होता है कि वही करो जो सही है। जुडिशियस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कार्य करने वाले हैं आप वो कार्य करिए जो सही है, सत्य के रास्ते पे चलिए, है ना। वो बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो एंटीबायोटिक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ढंग से इस्तेमाल करिए, बेफिजूल का इस्तेमाल नहीं करिए, वो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। किस तरीके से की जा रही है, तो उसके कंसिडरेशन में कुछ पॉइंट्स, हम लोगों को उन पॉइंट्स को समझना है। कि पहले तो देखो, एंटीबायोटिक्स का एक्चुअल में यूज़ किया है, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेज। हाँ, ये हमको पता है, बहुत सारे डिजीजेज हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस ही है। अब बाकी देशों में ट्यूबरकुलोसिस से लोग जीत रहे हैं, इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के लिए भाई इतना गजब रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है कि अब एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है।
और एंटीबायोटिक्स फिर किलर लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन। देखो ये जो लाइन है ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लाइन ये वाली जो है ये, इट्स किल्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पैथोजन। जो एंटीबायोटिक है ना, ये फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, है ना, और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है मैं तुमको बताऊं। नैरो स्पेक्ट्रम में मतलब एक एंटीबायोटिक जो वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही मारेगा, कि जैसे मान लो A B C D बहुत सारे हैं, ये नैरो वाला जाके ए को मारेगा कि चलो भाई इसी को ही हमको ख़त्म करना है, ये इसको पता रहता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला तो भाई साहब कुछ भेदभाव नहीं करता, जितना एंटीबायोटिक जितना बैक्टीरिया सामने आएगा सबको ख़त्म कर देगा, तुम्हारे बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया उनको भी ख़त्म कर देगा, तो इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पैथोजेंस को मार सकता है। कॉज मिनिमल हार्म टू द होस्ट, हाँ तुमको थोड़ी मार रहा है, तुमको तो डिजीज से बचा रहा है, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत देता है। शुड नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शन। देखो एक चीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल थेरापेटिक्स, ठीक है, या हम लोग उसको कहते हैं आइडियल मेडिकेशन। आइडियल मेडिकेशन में हम लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जो भी मेडिसिन दी जा रही है, कोई भी जो ड्रग दिया जा रहा है, वो कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स ना क्रिएट करे, ऐसा ना हो कि एक चीज़ दूर करने के लिए हम दूसरी चीज़ बढ़ा दें। तो एंटीबायोटिक्स का इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन ना करे होस्ट के साथ। अच्छा, हाउ मस्ट बी यूज टू किल पैथोजेंस बिफोर दे म्यूटेट एंड बिकम रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को भी हम लोग याद रखेंगे कि जब भी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसके म्यूटेशन या फिर म्यूटेट करके जब वो रेजिस्ट हो जा रहा है, इनसे इससे पहले हम एंटीबायोटिक्स दे दें, यानी पहले ही कोर्स में हम उसको काम तमाम कर दें। इस पर भी हम लोग और बात करेंगे। अब आगे देखते हैं, हमारे पास है बेसिक क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना, ये हम लोगों को याद रखना है, दिस इज़ अ बिट इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहले हमारे पास है बीटा लैक्टम। देखो बीटा लैक्टम ना एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। जिस भी एंटीबायोटिक के अंदर ये पाया जाता है उसको हम लोग बीटा लैक्टम कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, एम्पेसिलिन हो गया। अब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, एग्जाम्पल के तौर पर पेनिसिलिन, ये सेल वॉल के सिंथेसिस में थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है पेप्टिडोग्लाइकन के टाइम पे, तो उसमें एंजाइम्स वगैरह कुछ इस्तेमाल होते हैं, तो उस एंजाइम्स को जाकर के उनके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, और फिर एंजाइम को ढंग से काम करने नहीं देता, जिसकी वजह से सेल वॉल प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाता और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, यानी एक तरीके का साइड इफेक्ट शो करता है। अगला हमारे पास है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। इसका एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन, देखिए यहाँ लिखा है ना जेंटामाइसिन, है ना। ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ खिलवाड़ करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये राइबोसोम है, अभी जो 30S राइबोसोम है ना, यहाँ पे साइट्स होते हैं ना, APE साइट्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जेंटामाइसिन जाकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ जेंटामाइसिन जाकर के यहाँ पे जनाब ये अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो tRNA है ना वो अटैच नहीं हो पाएगा, और फिर यहाँ पे mRNA भी तो है, और mRNA की रीडिंग में भी दिक्कत क्रिएट करेगा, तो प्रोटीन प्रॉपर्ली बन नहीं पाएगा, तो वो बैक्टीरिया तो रहेगा लेकिन वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नेसेसरी है डिवीजन के लिए। तो ये क्या करते हैं ना, एक तरीका स्टैटिक इफेक्ट शो करता है अमाइनोग्लाइकोसाइड। फिर हमारे पास क्विनोलोन्स, एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसको समझते हैं। अब देखिए कि ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए यहाँ पे हम देखिए हमने बनाया है, ये डीएनए जो है अभी रेप्लिकेट करने वाला है, बहुत गंदा डीएनए बन गया, इग्नोर करना। ये हेलिकेज इस तरफ जा रहा है, ये हेलिकेज इस तरफ जा रहा है, ये दोनों एरिया में ना सुपर कॉइलिंग होती है। क्या होता है, सुपर कॉइलिंग। अब जब सुपर कॉइलिंग हो रहा है तो हमको इस चीज़ के बारे में पता है कि सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए आता है डीएनए गायरेज। क्या आता है, डीएनए गायरेज। अब अगर सुपर कॉइलिंग रिड्यूस नहीं होगी तो ये हेलिकेज आगे की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाएगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और जब बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो ये पूरा डीएनए ओपन नहीं होगा, रेप्लिकेशन ढंग से हो नहीं पाएगा। तो कीनोलोन्स क्या करते हैं ना, रेप्लिकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यानी कि एक तरीके से बात ध्यान से समझिएगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में, वो कब होता है, प्रायर टू बाइनरी फिजन। कब होता है, प्रायर टू बाइनरी फिजन, या हम इसको कहते हैं ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। तो ये जो क्विनोलोन है ये भी वही काम कर रहा है, ये प्रायर टू बाइनरी फिजन ही काम करता है, रेप्लिकेशन में जाकर के डीएनए गायरेज को पे जाके बाइंड हो जाता है, डीएनए गायरेज को काम नहीं करने देता, जिससे सुपर कॉलिंग रिड्यूस नहीं होती और हेलिकेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। अगला हमारे पास है सल्फोनामाइड। देखिए सल्फोनामाइड जो है ना, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड के साथ जिसका नाम है पाबा। अभी जो पाबा है ना, ये जेनेटिक मटेरियल बनाने में बेसिकली फोलिक सिंथेसिस में मदद करता है। अब पाबा का अपना रिसेप्टर है, अब क्योंकि सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर और पाबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो जब सल्फोनामाइड खा लिया गया तो बैक्टीरिया को लगता है भाई सल्फोनामाइड ही अपना पाबा है, गंगाधर ही शक्तिमान है, बट गंगाधर यहाँ पे मतलब उसको लगता है कि हाँ है, बट बेसिकली यहाँ पे क्लार्क कैंट आ जाता है, क्लार्क कैंट इज़ नॉट शक्तिमान। अब ये सल्फोनामाइड जाकर के बाइंड हो जाता है
बैक्टीरिया को लग रहा है पावा आ गया तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनामाइड बैक्टीरिया आगे फर्दर काम नहीं कर पाता, जेनेटिक मटेरियल ढंग से बना नहीं पाता, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन वगैरह प्रॉपरली नहीं होता है और फिर जा करके इसकी ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाती है। एंड में हमारे पास, अच्छा इसको याद रखिएगा, सल्फोनामाइड, इसको बायोमोलिक्यूल्स में एक लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक है उसके रेजिस्टेंस में वहाँ पे एक लाइन है कि हाँ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करता है, तो याद रखिएगा सल्फोनामाइड शोज कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस विद पावा, पैरामीनो बेंजोइक एसिड। अगला हमारे पास है ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स का एग्जांपल है वैंकोमाइसिन। ये भी क्या करता है, सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है। डीएलए की जो चेन होती है डीएलिनिन की, उसको ख़त्म कर देता है। अब एक चीज़ और, ग्लाइकोपेप्टाइड्स आर मच फास्टर देन, याद रखिएगा, ग्लाइकोपेप्टाइड्स आर मच फास्टर देन बीटा लैक्टम। ये हम लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना है, पूछेगा नहीं पूछेगा, बस याद रखेंगे। ये हो गया बेसिक क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब आगे देखते हैं जो चॉइस ऑफ रेजीम है, या हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये दो तरीके से दिया जा सकता है एक इंसान को, या तो कह दिया जाए भाई आप ओरली इसको ले लीजिए, या तो फिर पैरेंटली इंजेक्शन के थ्रू, जैसे आईवी, इंट्रावेनस। तो एंटीबायोटिक दोनों तरीके से दिया जा सकता है। देखिए ओरल में क्या होता है ना, ओरल में एक चीज़ होती है बायो अवेलेबिलिटी। क्या बोला हम लोगों ने, बायो अवेलेबिलिटी, ये थोड़ी सी कम होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 500 mg दिया गया तो ब्लड के अंदर जाएगा, तो फिर मान के चलिए ब्लड में हो सकता है 125 mg जा करके मिक्स हो, बाकी बीच में डिस्ट्रॉय हो जाता है। पैरेंटल के साथ, स्पेशली आईवी के साथ केस क्या आएगा, जैसे मान लो 100 mg दिया तो ब्लड में 100 mg ही जा करके मिक्स होता है, और ये ज़्यादा फास्ट एक्शन शो करता है। तो एंटीबायोटिक्स का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर चॉइस ऑफ रेजिम दोनों है, ओरली भी दिया जा सकता है और पैरेंटली भी दिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीबायोटिक। अब इंसान को पता है इंडिया में क्या है कि इंडिया में जैसे कि सर्दी हो गई, कॉमन कोल्ड हो गया, तो ज़्यादा है जो दुकानदार है, जो फार्मासिस्ट है, या कोई भी है, कोई भी जो डॉक्टर्स वगैरह है, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, नॉट दोज MBBS डॉक्टर्स, वो ये वाला ना कि 10-15 साल से प्रैक्टिस करें तो उनको बहुत नॉलेज है, तो क्या करते हैं कॉमन कोल्ड में उठा के एजिथ्रोमाइसिन दे दिया। ऐसा नहीं होता ना, कॉमन कोल्ड है, राइनो वायरस है, तो वो अपना पूरा टाइम ले करके ही बॉडी से जाएगा। वो वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक कैसे काम करेगा, तो सेल वॉल ख़त्म कर रहा है। अब जब सेल वॉल है ही नहीं वायरस के पास तो कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, ओवर यूज़ लीड्स टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करते चल रहे हैं तो भाई हम देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें से कोई ना कोई अगर एक बच गया और उसको थोड़ा सा भी नॉलेज हो गया कि भैया इससे मारा जा रहा है, तो ये क्या करेगा ना, ये अपनी सेल वॉल को, अपना DNA म्यूटेट करके सेल वॉल को थिक कर देगा। अब ये इसको जा करके इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब भाई आप इसको झेलिए, अब जितना एंटीबायोटिक खाएंगे ये और ज़्यादा म्यूटेट करता चला जाएगा, अब बिल आपको बढ़ जाएगा। देखते हैं आगे कैसे। अब आगे देखते हैं हमारे सप्लीमेंट्री मटेरियल में इसी जुडिशियस यूज़ को, यानी किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, उसी पे एक अलग से बहुत डेप पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। जैसे यूएस जो है, यूएस में की जो मेडिकल काउंसिल है वो ये कहती है कि जो एंटीबायोटिक्स है, दीज आर वेरी पावरफुल मेडिकेशंस, है ना, और स्पेशली किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दीज आर वेरी पावरफुल मेडिकेशंस। ये बहुत सारी लाइफ बचा भी सकती है अगर प्रॉपरली इसको यूज़ किया जाए। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखा भी है, ठीक है, और मस्ट बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी। ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है ना। ये तो खैर 3 छोटे पॉइंट्स हम लोगों को पता ही थे। यूजिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन क्लियरली इंडिकेटेड, तभी आप इस्तेमाल करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि सुबह 10 बजे आपको ये फलाना दवा खानी है, तो आप रात के 10 बजे मत खाइए, सुबह के 10 बजे खाइए। या फिर पता चल रहा है कि कोई आपको 15 दिन का डोज दे दिया गया है, आपको ऐसे ऐसे प्रॉपर लेना है वो डोज, आपने 2-3 दिन स्किप कर दिया कि चलो बैक्टीरिया को शॉक दे देंगे, ये सब काम नहीं करना है ना। करेक्ट ड्यूरेशन में और करेक्ट डोज लेना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कफ सिरप है, तो कफ सिरप में डॉक्टर ने कह दिया कि आपको एक जो है ना उसके कैप में, जो कफ सिरप की कैप होती है उस पर होता है वो यहाँ पे लगा होता है स्केल, तो उसमें ही आपको भाई इतना ml आपको लेना है। हम लोग क्या करते हैं, वो ढक्कन को उठा के फेंक देते हैं और फिर सीधा सीधा वही उसी से ही काम काम चलाना चालू कर देते हैं। जैसे लगता है कैंपा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब काम हम लोगों को नहीं करना है। जितना डॉक्टर ने बोला है ना उस हिसाब से काम करना है। डॉक्टर यार अब इतना 14-14 साल पढ़ करके तुमको बता रहा हो, तुम अपने आप में ही, हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग के पास नॉलेज है, ठीक है। अवॉइडिंग अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूसेज, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हो गया अब डॉक्टर ने। ऐसे हम लोग के साथ एक दिक्कत क्या है ना कि जैसे मान लो एक आंटी हैं, उनको कोई फलाना डिजीज़ है, तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दिया, इन्होंने ये ठीक हो गई। अब इनके घर में कोई और है तो उसको भी वैसे ही सिम्टम्स हैं,
तो ये क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन इसको दे देंगे कि हाँ ये सेम प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाओ, सेम दवा ले खाना चालू कर दो। ये सब नौटंकी ना करना, ये सब भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना है। ग्लोबल कंसर्न क्या है कि भाई अगर एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाएगा, तो हम तुमको एक चीज़ बताते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्लियरली है ये, कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाएगा तो कोई भी एंटीबायोटिक इंसान कंज्यूम करेगा, बैक्टीरिया मरेगा नहीं, दिस विल बी द नेक्स्ट पैंडमिक, दिस विल बी द नेक्स्ट पैंडमिक। और हम लोगों को पता नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा कंसर्न है बहुत सारे डॉक्टर्स का, बहुत सारे मेडिकल ओरिएंटेड लोगों का, कि लोग एंटीबायोटिक्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इंडिया में तो लोग चूने की तरह इसको खाते हैं, जो चाय के साथ जो चूना वगैरह हम लोग खा जाते हैं ना, भुनिया भूजा वगैरह, उसी की तरह खाते हैं इसको। ओवर यूज़ कॉन्ट्रीब्यूट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या है ना, ओवर यूज़ कॉन्ट्रीब्यूट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हम लोगों ने पढ़ लिया है। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बिकम्स हार्ड टू किल, जितने भी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के पास देखो यूनिसेलुलर है, तो आप लोगों ने सेल में पढ़ा है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल to perform, unicellular organisms are able to perform all essential functions of life and they can exist independently। तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पता है कि ये जो केमिकल है उसको मारेगा, तो ये अपनी सेल वॉल थिक कर लेगा, तो आप बैक्टीरिया खाएंगे ना, दिस बैक्टीरिया बिकेम्स वेरी डिफिकल्ट टू किल, आप इसको मार नहीं पाएंगे, और फिर ये मेजर हेल्थ थ्रेट बन जाएगा, पॉपुलेशन ऐसे ही कम हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। अब देखो हाउ रेजिस्टेंट स्प्रेड, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यहाँ जो है कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इंक्रीज फास्टर देन नॉर्मल वंस। बहुत सही बात है, देखो हम तुमको समझाते हैं कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 3 बैक्टीरिया हैं, इस पर एंटीबायोटिक दिया गया, तो ये वाला जो बैक्टीरिया ना, इसके जिसके ऊपर हमने स्क्वायर बना दिया, ये बैक्टीरिया रेजिस्ट हो गया, अब एंटीबायोटिक आया, अब ये दोनों बैक्टीरिया मर गए। अब जो न्यूट्रिशन है पहले इक्वली तीनों में डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों नहीं है, तो अब न्यूट्रिशन सिर्फ ये बंदा लेने वाला है, अब इसके पास न्यूट्रिशन भी है, एंटीबायोटिक से मर भी नहीं रहा है, अब रैपिड ग्रोथ चालू भाई साहब, रैपिड ग्रोथ चालू। और जिस इंसान के अंदर ये सब काम हो रहा है, तब तो भाई 13 दिन बाद तो बूढ़ी सब्जी मिलेगी। अब अगला है कि स्प्रेड थ्रू फ्रूट चेन, सब्जी वगैरह है या जो पोल्ट्री वगैरह की फार्मिंग है, उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं। अब उसको, उसने एंटीबायोटिक खाया, आपने उसको खाया, अब आपके बॉडी के अंदर भी वही चला गया। कम्युनिटी कांटेक्ट, कोई एक बंदा है, अब वो जो एक बंदा है उसके बॉडी में जो बैक्टीरिया वो बहुत रेजिस्टेंट है, आप गए, आप उससे मिले, हैंडशेक हुआ या कुछ भी हुआ, समझ आइए आप, और फिर डेटा ट्रांसफ़र हो गया। ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात। फिर लीड्स टू मोर इन्फेक्शियस बाई ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, सही बात है, बैड बग्स क्रिएट हो जाएंगे। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको कहते हैं हार्ड टू किल बग्स। क्या कहते हैं, हार्ड टू रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं हार्ड टू किल बग्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाएंगे, फिर हम लोग इसको मार ही नहीं पाएंगे, एंटीबायोटिक खाते चले जाएंगे और रेजिस्टेंट होते चले जाएंगे। इंडिया में ना ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस रेजिस्टेंस थिंग। कॉमन मिसयूज़ क्या होता है एंटीबायोटिक्स का, एक तो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें। आपको अगर कोई दिक्कत है तो एक अच्छे आरएमपी के पास जाएं। व्हाट इज़ आरएमपी? आरएमपी इज़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स बेसिकली। आप उनसे जा करके प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, सेल्फ प्रिस्क्राइब मत करिए। देखिए शेड्यूल एच में आता है एंटीबायोटिक। शेड्यूल एच का क्या मतलब है कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाएं कंज्यूम नहीं कर सकते। हाजमोला या विक्स वगैरह नहीं कि गए 2 रुपये दिया ले लिया, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। अब इसके लिए जो फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट में, फार्मासिस्ट और ये पेशेंट, फार्मासिस्ट को थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर के कि हाँ नहीं देना है, और हमको पेशेंट को भी नॉलेज देना पड़ेगा कि आप बिना फिजिशियन को स्किप करके आप मेडिकेशन नहीं ले सकते, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास है रॉन्ग डोज एंड ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल्स। अब मान लीजिए भाई हमने आपको बात बताया कि इतना बोला जा रहा है कि इतना कंज्यूम करना है, आप जोश जोश में इतना ज़्यादा ले लिए, डॉक्टर ने कहा 500 mg आपको कोई दवा लेनी है, आपने 1000 mg ले लिया, बैक्टीरिया को शॉक दे रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है। पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करना है। हम लोग, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन तक आपको कोई कोर्स कंप्लीट करना है, 5 दिन आपने दवा खाया और फिर 5 दिन बाद आपको लगा कि सिम्टम चले गए, साइंस चले गए, तो आपको लगा कि भाई डॉक्टर ने तो आखिरी 10 दिन वाले जो दवा दिए वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए दिए। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं बॉडी में जो दवाओं से किल नहीं होते। अभी जब स्पोर्स फूटेंगे और फिर से बैक्टीरिया बनेंगे, अब आपने दवा खाना तो बंद कर दिया है, अब क्या होगा कि अभी फिर से और अच्छे से आपको एकदम ज़ख्मी कर देंगे और फिर आप डॉक्टर टू डॉक्टर कूदते रहेंगे। यूजिंग एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, इसको हम लोग कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस।
प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज़ के होने से पहले हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई इंडिया आने वाला है, उसको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसने पहले से ही कोई ट्यूबरकुलोसिस की दवा खा ली है, तो उसने प्रोफाइलैक्सिस कर लिया है। जैसे ठंड है तो ठंड में आपने बहुत ज़्यादा स्वेटर पहन लिया है ताकि आपको ठंडी ना लगे, वो भी एक प्रोफाइलैक्टिक अप्रोच है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एंटीबायोटिक खा लिया है जब ट्रैवलिंग के पर्सपेक्टिव से। फिर एक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस यूज़, एंटीबायोटिक्स बिकम्स लेस इफेक्टिव। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कुछ कुछ देशों में किसी को खिला दिया जाए तो इंसान बेहोश हो जाए, इंडिया में खा लें तो इंडियंस को कोई असर ही नहीं होता है। मोर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव, बहुत ज़्यादा जल्दी बैक्टीरिया फैलेगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ, सही बात है, जब दवा खाने पे फ़ायदा होगा ही नहीं तो बट ऑब्वियस ही बात है, अगर इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। हायर मेडिकल कॉस्ट, देखो ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो एज इन जनरल भी समझो इस चीज़ को कि मान लो कि तुम्हारे पास क्या है ना, कि तुम्हारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत रेजिस्टेंट है, तुमने एंटीबायोटिक कंज्यूम किया, अब वो बैक्टीरिया नहीं मरा, तुम्हारे पास अभी भी वो डिजीज़ है, तुम फिर से डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, तुमने टेस्ट कराया, तुमने पैसा खर्चा किया, फिर डॉक्टर ने तुमको दवा दिया, दवा फिर काम नहीं की, फिर ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। पैसा, बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस से हमको भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से दिक्कत होगी, उस पर्सन को दिक्कत होगी, और हो भी रही है, हम लोगों को पता नहीं है लेकिन हो रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वाई डू एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई वायरसेस के पास सेल वॉल नहीं है, काम नहीं करेगा, या बैक्टीरिया जैसा मेटाबॉलिज्म नहीं है। और वायरस के साथ क्या है ना, वायरस म्यूटेट करता है मेटाबॉलिक पर्सपेक्टिव जिस सेल के अंदर जाता है। तो जैसे हमारा सेल हो गया, बैक्टीरिया का हो गया, बैक्टीरिया ये काम नहीं करता, बैक्टीरिया की अपनी सेल्फ फिजियोलॉजी होती है। एंटीबायोटिक्स ओनली टारगेट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हम उसको वैसे ही बनाते हैं। नो बेनिफिट इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन, जितना भी आप वायरल इन्फेक्शन में खा लीजिए एंटीबायोटिक, कुछ असर होने वाला नहीं है। वाई कंप्लीटिंग द फुल कोर्स इज इंपॉर्टेंट, पार्शियल ट्रीटमेंट किल्स ओनली वीक बैक्टीरिया, पूरा भी हमने आपको बताया पोर्स रह जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया सर्वाइव, ये रेजिस्ट कर जाते हैं एंड कैन स्प्रेड इन्फेक्शंस टू अदर्स, ये सारी बातें भी हम लोगों ने पढ़ ली। आगे फैक्टर्स बिहाइंड ओवर यूज़, लोगों को पता नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, पेशेंट्स डिमांड क्विक रिलीफ, हाँ थोड़ा सा एक दिक्कत ये भी है कि लोगों के दांत में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, हल्का सा एमोक्सिसिलिन खा करके सोचेंगे कि भाई दर्द चला जाए। ठीक है, प्रेस्क्राइबिंग प्रेशर ऑन डॉक्टर्स, एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी है, वो डॉक्टर के पास आई, उसने कह दिया कि भाई आप ये सारी दवाएं प्रिस्क्राइब करो। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई, पेशेंट को जब दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों करूँ, कहेंगे नहीं पैसा देंगे या आपको फिर हॉस्पिटल में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक माफिया टाइप की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और क्योंकि एंटीबायोटिक्स में ना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास क्या है, ईजी एक्सेस एंड सेल्फ मेडिकेशन, लोग आराम से इसको ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह पे मिल जाता है। हाउ टू रिड्यूस अननेसेसरी यूज़, बेटर एजुकेशन फॉर डॉक्टर्स, बट ऑब्वियस सी बात है, फीडबैक एंड मॉनिटरिंग फॉर प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत सही है। पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंजेस, देखिए जैसे ही अगर हम लोग मान लीजिए कि डॉक्टर्स को हम लोग एडुकेट करना चालू करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। हम लोगों ने क्या किया कि जो भी प्रिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर्स को, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक एंटीबायोटिक दिया किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को, फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा वेट किया, देखा कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं हो रही है, और पब्लिक को हमने एडुकेट करना चालू किया, अवेयरनेस बढ़ाई कि देखो भाई ये वाली जो डिजीज़ है उसके लिए फ़लाना फ़लाना एंटीबायोटिक अब काम नहीं करने वाली है। की एजुकेशनल थीम्स फॉर पब्लिक, हाँ हमको पता होना चाहिए। नोइंग वेन एंटीबायोटिक्स आर रियली नीडेड, हमको इस बारे में पता होना चाहिए कि कब लेना है कब नहीं लेना है। इंपॉर्टेंस फॉर कंप्लीटिंग फुल ट्रीटमेंट, पूरा कोर्स चलाइए, 15 दिन के लिए दवा लिखी गई है तो 15 दिन तक ही खाइए। अंडरस्टैंडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लोगों को पता रहे कि ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से कुछ भला होने वाला नहीं है। कंक्लूजन, एंटीबायोटिक्स मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, पता है हम लोगों को। जुडिशियस यूज़ हेल्प्स मेंटेन देयर इफेक्टिवनेस, यानी सही तरीके से अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी फ्रॉम रेजिस्ट इन्फेक्शन, अब देखो जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में लिखा है ना, हाँ हेल्दी रहेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वही बात यहाँ पे लिखी है। तो ये तो खैर पूरा एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब जो अगली वीडियो आएगी, अब हम लोग चालू करेंगे कोई एक चैप्टर से जो पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, बेसिकली नीट के पर्सपेक्टिव से और एनसीईआरटी की लाइनों से, एनसीईआरटी की लाइन और एग्जाम्पल के सवाल लगा करके, मतलब एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चैप्टर ओरिएंटेशन के हिसाब से उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और सप्लीमेंट्री मटेरियल के बाकी सारे टॉपिक्स के वीडियो भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। तब तक के लिए
बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट।